शुभ संध्या मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं कोर्स CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठचर्या में भाषा, जिसे हिंदी में पाठचर्या में भाषा कहते हैं, उसी का एक प्रकरण है भाषा की भूमिका, क्षेत्र एवं प्रकृति। तो आज मैं इन्हीं प्रकरण का आप सबों के समक्ष व्याख्यान करने जा रही हूं। तो सबसे पहले हम भाषा के परिचय को जानेंगे। तो जब भी भाषा की बात सामने आती है तो हम इसे संप्रेषण के साधन के रूप में देखते हैं, या यूं कहें कि कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में देखते हैं। तो यह हो गया भाषा, या फिर ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अपने मनोभावों, इच्छाओं, हर्ष, उल्लास सभी को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मनोभाव को हम आसानी से समझते हैं। तो यह हो गया भाषा का थोड़ा सा परिचय। अब हम चलते हैं भाषा के क्षेत्र की ओर। स्कोप ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के क्षेत्र में जो है, भाषा के क्षेत्र में हमारा भारत अत्यधिक समृद्ध माना जाता है। भाषा के क्षेत्र में हमारा भारत अत्यंत समृद्ध माना जाता है। यूं तो हमारा भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, जो भाषा के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारे इतने बड़े देश में जहां हजारों भाषाएं बोली जाती है, वहां पर कोई एक व्यक्ति केवल एक भाषा से अपनी समृद्धि स्थापित नहीं कर सकता है। शिक्षा शास्त्रियों का एक बड़ा सा समूह, जिन्होंने हमारे संविधान में अंकित 22 जो भाषाएं हैं, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अंकित जो 22 भाषाएं हैं, उनको ही भाषा का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि हमारे भारत में 1632 भाषाएं और भी बोली जाती है। अब यह 1632 भाषाएं जो हैं, इनको हमारे शिक्षाविदों ने 5 भागों में विभाजित किया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसे 5 परिवारों में बांटा है। तो यह 5 परिवार जो है क्रमशः इस प्रकार से है। पहला परिवार जो हो गया, वह हो गया इंडो आर्यन, जिसे हम भारोपीय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा परिवार है द्रविड़। तीसरा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाइक। तीसरा परिवार कौन सा है? ऑस्ट्रो एशियाइक। चौथा है तिब्बतो वर्मन, और 5वां है अंडवानी, जो अभी अभी मिला है। वैसे कहीं कहीं आपको जो है भाषा परिवार में 4 परिवार ही दिखता है, लेकिन 5वां जो परिवार है वो अभी अभी खोज हुआ है। उसकी विस्तृत जानकारी मैं अभी आप सबों को दूंगी। तो सबसे पहले जो भाषा परिवार है इंडो आर्यन, हम उसके बारे में जानेंगे कि इंडो आर्यन परिवार में उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, मराठा लेते हुए 22 भाषाएं शामिल है। इंडो आर्यन में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, राजस्थान, मराठा लेते हुए यहाँ जो है 22 भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार द्रविड़ में 14 प्रमुख भाषाएं, जैसे द्रविड़ में अब इंडो आर्यन में कितने भाषाएं बोली जाती है? तो 12, और इंडो आर्यन के अंतर्गत जो है 14 भाषाएं शामिल है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रो एशियाइक पर, जिसे हम ऑस्टिक के नाम से भी जानते हैं। ऑस्टिक भाषा के मध्य और पूर्वी भारत, ऑस्टिक भाषा के अंतर्गत मध्य और पूर्वी भारत अर्थात छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बांग्ला है। इसमें मुंडा और कोल भाषा भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर राज्य
के अंतर्गत खासी और जयंतिया भी बोली जाती है। इसके अलावा पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियां ऑस्टिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, या पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियां ऑस्टिक भाषा ही बोलते हैं। इसके अलावा भारत में एक और भाषा परिवार है जिसे हम चौथी भाषा परिवार के नाम से जानते हैं, वह है तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन के अंतर्गत तिब्बतो बर्मन को हम चीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं आती है। इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं ही आती है। पहला है मणिपुरी, दूसरा है नेवारी और तीसरा है लेप्चा, जिसको 8वीं अनुसूची में जो है बाद में जोड़ा गया है। मणिपुरी का क्षेत्र मणिपुर राज्य है, जबकि नेवारी का क्षेत्र नेपाल है। मणिपुरी का क्षेत्र क्या है? नेवारी है। और लेप्चा का जो है नेवारी जो है नेपाल से भारत आके बसे लोग बोलते हैं। मणिपुरी का हो गया मणिपुर और नेवारी का हो गया जो नेपाल से भारत आके बसे लोग हैं वो बोलते हैं। और लेप्चा जो हो गया वह सिक्किम, दार्जिलिंग एवं नेपाल से सटे कुछ हिस्सों में बोला जाता है। तो यह हो गया चौथा भाषा परिवार। अब हम आते हैं, हमारा जो आखिरी भाषा परिवार है अंडवानी, उस पर प्रकाश डालते हैं। अंडवानी जो है जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। इसकी खोज पिछले दिनों मशहूर भाषा शास्त्री या मशहूर भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की है। प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की है। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जिसमें प्रमुख भाषा अंडवानी, ग्रेड अंडवानी, ओंगे, जरवा आदि है। तो ये हो गया भाषा के क्षेत्र कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब हम चलते हैं भाषा की प्रकृति की ओर, क्योंकि अधिकांश जो हमारा एग्जाम होता है उसमें जो है प्रकृति, क्षेत्र या इंपोर्टेंस और परिभाषा, अर्थ, ये सब पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट से। इसीलिए जो है हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, यह वीवीआई होता है। तो अब हम चलते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज पे। भाषा के संदर्भ में उपयोग तथ्य जान लेने के बाद हम उसकी प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं या जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल मनुष्यों की भाषा से नहीं होती है, जो ध्वनि संकेतों की भाषा से लिपि का रूप ले लिखित रूप प्रदान करता है। मनुष्यों की इस भाषा का मूल आधार क्या है? मनुष्यों की इस भाषा का मूल आधार विचार है। इन भाषा को मनुष्य समाज के बीच रहकर सामाजिक अंतःक्रियाओं के साथ सीखता है। इन भाषाओं को मनुष्य समाज के अंतर्गत रहकर समाज के जो अंतःक्रियाओं है उसके द्वारा सीखता है, और मनुष्य के भाषा की यही प्रकृति है। इस प्रकृति को हम निम्न रूप में क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। अब इसको हम पॉइंट में देखेंगे कि भाषा मानव की विशेषता है। भाषा क्या है? मानव की विशेषता है। संसार के सभी प्राणी भावाभिव्यक्ति का कार्य अपने तरीके से करता है। विचार विनिमय का काम खास तौर पर मानव ही करता है। विचार विनिमय का कार्य जो है खास तौर पर मानव ही करता है। दूसरा पॉइंट है भाषावाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषावाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट है भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली है, या यूं कहें कि भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली अपनाती है।
चौथा पॉइंट है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि संकेतों द्वारा लिखित रूप धारण करती है। भाषा और लिपि जो है संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। अब हम पांचवा पॉइंट पे आते हैं। यह पॉइंट जो है, भाषा का मूल रूप सदैव सुरक्षित रहता है। इसका जो मूल तथ्य होता है, मूल रूप होता है, वो हमेशा सदैव जो है सुरक्षित होता है। प्राचीन काल में देखा गया है कि समाज में भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता है। जैसे आज के हिंदी में संस्कृत के शब्दों की उपलब्धता अधिक है, जिसे हम संस्कृत के वंशज के रूप में पहचान कराती, जिसे वह संस्कृत को वंशज के रूप में पहचान करवाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है, या फिर सभी भाषाओं का उद्भव जो है संस्कृत से ही हुआ है। छठा जो पॉइंट है, भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील है। अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि भाषा परिवर्तनशील और उदाहरणशील कैसे है। भारत की आदि भाषा क्या था? वैदिक संस्कृत था। कालांतर से ही संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज हिंदी के रूप में अवस्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आदि भाषा क्या थी, तो वैदिक संस्कृत थी। अब यह वैदिक संस्कृत जो है कालांतर से ही, बहुत पहले से ही संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज हमारे समक्ष हिंदी के रूप में अवस्थित है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।